चलिए, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स आफ्टर मोशन इन प्लेन दैट वी हैव न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ क्या होता है इसमें? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, देन मोशन इन प्लेन पढ़ा। अब न्यूटन के लॉज क्या है मोशन में, तो हम लोग डिस्कस। ठीक है? तो फॉर नाइन्थ क्लास यू आल्सो डिस्कस दैट सेम टॉपिक लॉज। यस, वी हैव थ्री लॉज फॉर मोशन। कितना लॉ है अपने पास? थ्री लॉ है। थ्री लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ inertia. Then second law or law of momentum. Then third law or action reaction. Action reaction. तो थ्री लॉज है, न्यूटन्स ने दिए थे तीन लॉज मोशन के लिए। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ और एक्शन रिएक्शन। इनमें से जो सेकेंड लॉ है दैट इज नोन एज द एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं? एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसी बेस पे सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड थर्ड लॉ जो है दैट इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ भी सेकेंड से कनेक्टेड है और थर्ड लॉ भी किससे कनेक्टेड है? सेकेंड से कनेक्टेड। दैट्स वाई सेकेंड लॉ इज नॉन एज द एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन, नॉन एज द एक्चुअल लॉ ऑफ। नाउ फर्स्ट थिंग, inertia. First law or law of inertia. First of all, we have to know about the word inertia. What is the meaning of this word inertia? Inertia क्या होता है? What is inertia? Inertia का मतलब होता है to maintain its own state. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी सेम स्टेट में रहना चाहेगा, अपनी सेम स्टेट में रहना चाहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा टिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर इट। जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है। जब तक स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट को नहीं बोले, फोर्स नहीं अप्लाई करे कि यू हैव टू लर्न और यू हैव टू रीड, टिल दैट माइंड इज नॉट वर्किंग टूवर्ड द लर्निंग थिंग। पढ़ते हो जब तक आपके ऊपर फोर्स नहीं पड़े एग्जाम का या टीचर की डांट का, टीचर की डांट का नहीं फर्क पड़े, घर वालों की डांट का और घर वालों के जूतों का, जब तक पढ़ाई ही आती नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या है? वो आपके इनर्शिया को ब्रेक करने का तरीका, वो एक्सटर्नल फोर्स है। वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है? जैसे हिंदी में इसका अर्थ अर्थ होता है जड़त्व है। क्या बोलते हैं? जड़त्व का एक्चुअली हिंदी अर्थ देखें ना तो वो होता है जड़ लग जाना, मतलब अपनी जगह जम जाना। अपनी जगह जम जाना, एक जगह रहना, उसमें चेंज नहीं करना। हमेशा मूर्खता करनी तो मूर्खता ही करते रहना, हमेशा अच्छा बना रहना तो अच्छे बने रहना, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इनर्शिया का मीनिंग होता है टू रजिस्ट इट्स ऑन स्टेट। रजिस्ट इट ऑन स्टेट, खुद की स्टेट के अंदर रेगुलरली मेंटेन करना, दैट इज inertia. That is inertia. So here in first law, this is also law of inertia. This law called, if any object is in rest, that means it will be in rest till no external force applied over them.
जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा वो रेस्ट में ही रहेगा। और if an object in motion, it will continuously move till no external force applied over that. जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा वो मूव ही करता रहेगा। एंड an object moving in fixed direction, that will move in that direction till no external force applied over that to change the direction. डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उसके ऊपर भी जब आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रेगुलरली उसी डायरेक्शन में क्या करता रहेगा, आगे आगे मूव करता रहे। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो law of inertia means, first thing you have to know about the inertia. Inertia means to resist its own position या on state, अपनी state में रहना हमेशा, that is the inertia. Rest, inertia of rest means is in rest till no external force applied over. Inertia of motion means will be in motion till no external force applied over. And inertia of direction, so we have three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. समझ में आ गई चीज? अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करता रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हर एक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यू नो सिटी बस ड्राइवर इन एनी सिटी, सिटी बस का ड्राइवर जानते हो? वो सबसे अच्छी फिजिक्स जानता है, आप लोगों को इतनी अच्छी नहीं आती है। इतनी अच्छी फिजिक्स एक जोधपुर के सिटी बस वालों को आती है। ठीक है, कभी सवारी करना उसमें, आपको पूरी फिजिक्स सिखा देंगे। वो इनर्शिया का अच्छा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ पूरा उनको आता है। जैसे देखो, when you ride, when you start your riding, you just stand on the front side of the bus. कंडक्टर चिल्लाता है, बट पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, पर जाता कौन है? कौन नहीं जाता है। फिर वो ड्राइवर बोलता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इनका इलाज मैं कर देता हूँ। क्या करता है वो? आपकी बॉडी रेस्ट में है, वो अचानक से क्या करता है, एक्सीलरेट करता है गाड़ी को। जैसे ही एक्सीलरेट करेगा क्या होगा, आपकी लोअर पार्ट जो है वो तो गाड़ी के साथ मूव करेगा, पर अपर पार्ट तो कांटेक्ट में है नहीं, वो बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा और इसलिए आपको पीछे की ओर धक्का लगता है जोर से और आप सीधा पीछे सीट पे चले जाते हो। आगे खड़े थे फाटक पे, नहीं गए, ड्राइवर ने आपको क्या कर दिया, अचानक से गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे भेज दिया। तो वो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जहां भी बैकवर्ड फॉल होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नए नए फ्रेंड बने हैं दो लोग। ठीक है, एक लड़का और एक अच्छी बाइक है पास में, है क्यों नमन? अच्छी बाइक तेरे को रोड़न दिला दी। अब क्या करेगा? पता चला कि घुमाने की इच्छा है, पर पहले ही दिन तेरे साथ ट्रेजेडी हो जाए कुछ, क्या होगा? तेरे अंदर भी जोश और उसमें तो है ही है। ठीक है, अब क्या हुआ? आराम से बाइक लेके दोनों बातें कर रहे हो, अचानक से तू ऐसे रेस करके उसको दिखा रहा है कैसे ऐसे रेस होती है। ठीक है, अब क्या हुआ? तेरे अचानक से क्लच दब गया और गियर लग गया। अचानक से बाइक तो आगे चली गई, जिसको पीछे बैठ रखा था उसको तूने पीछे ही रख दिया। दोस्ती की शुरुआत हुई थी, घुमाने लेके जाना था, वहीं पे खत्म हो गई वो। वही दोस्ती खत्म हो गई क्योंकि वो तो पीछे ही रह गई। तो लगे आगे कारण क्या है? वही तेरे साथ बातें करने में मस्त थी, उसकी बॉडी पे तो नशा लगा, रेस्ट में थी। तूने तो ठीक है अपना वो कंट्रोल कर लिया, बाइक आगे निकल गई, वो पीछे वहीं रोड के ऊपर। ठीक है, फिर जाके सॉरी सॉरी बोलेगा तो कोई फायदा नहीं, थप्पड़ पड़ेगी जोर से वैसे भी। ठीक है फिर तो कुछ से होने वाला नहीं है। तो जहां भी बैकवर्ड फॉल होता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कारण होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हॉर्स राइडिंग भी वैसे ही होता है। जब हॉर्स अचानक से चलना शुरू कर देता है, राइडर कई बार नीचे गिर जाता है पीछे की ओर, का भी रीजन ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ही अपन किसी गाड़ी में चढ़ते हैं, गाड़ी अचानक से रोकते हैं, अपन बैकवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ। समझ में आ गई बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमेशा। दूसरी चीज, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है पता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मूव कर रहा है तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगे। ठीक है, तो वही मैं सिटी बस के ड्राइवर से एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप लोगों को जिस स्टेशन में पर्टिकुलर उतरना है नीचे, कि अब स्टेशन आ गया भाई, अब उतर जाइए, बोलते तो हैं, पर अपन की आदत होती है कि लास्ट में तब उतरेंगे। तो सिटी बस जब से स्टेशन के पास आती है, हम लोग वहाँ से सीट से छोड़ के खड़े हो जाते हैं, होता है ना? अब अपनी बॉडी सिटी बस के साथ मूव कर रही है, और अचानक से देखना सिटी बस का ड्राइवर होता है, अचानक से गाड़ी रोकता है, फास्ट स्पीड से जाती है। वो धीरे धीरे वैसे स्लो नहीं करता, जैसे नॉर्मल अपनी गाड़ी में क्या होता है, जैसे रोकने तो अपन धीरे धीरे पहले स्लो करते हैं फिर रोक देते हैं।
पर जो सिटी बस वाला होता है एकदम से क्या करता है? ब्रेक लगाता है। एकदम से ब्रेक लगाएँ क्या होगा? जैसे अपनी बॉडी भी सिटी बस के साथ मूव कर रही थी। सिटी बस को तो उसने क्या कर दिया? ब्रेक से रोक दिया, पर अपन को कौन रोकेगा? तो अपनी बॉडी क्या करती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और अपन आगे आ जाता है तुरंत से पाटा के ऊपर, जहाँ उतरना होता है वैसे भी। तो सीधा उतार देता है वो आपको। ठीक है? तो जैसे ही कोई गाड़ी अगर अगर चलती गाड़ी में से कोई कूदता भी है ना, तो वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका फॉल होता है। कारण क्या होता है? गाड़ी के साथ वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका अपर पार्ट जो जैसे अपन ये गाड़ी चल रही थी, तो इसे नीचे उतरा। तेरा लोअर पार्ट तो अर्थ के टच में आते ही रेस्ट में हो गया, पर अपर पार्ट तो क्या करेगा? गाड़ी के साथ मूव करेगा। तो इसीलिए तू फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा तेरा? फॉल होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो। इसलिए कई बार बोलते हैं जब गाड़ी से चलती गाड़ी से होता है तो उसके साथ-साथ दौड़ा करो थोड़ी देर। दौड़ने से क्या होता है? अपनी स्पीड धीरे-धीरे क्या होती है? कम हो जाती है, अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। बैलेंस नहीं करो हाथों-हाथ अपना अपर पार्ट मूव करेगा और तुरंत नीचे गिर जाओ। ठीक है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो होता है फॉरवर्ड फॉल। क्या होता है? फॉरवर्ड फॉल। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होता है? बैकवर्ड फॉल। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं हॉर्स राइडिंग के अंदर से। जब हॉर्स कई बार क्या होता है? अचानक से रुक जाता है, तो राइडर उसके आगे से आके गिर जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले भी आप एक अच्छे एग्जांपल देख रहे थे। आपको पता है कि दिल्ली और मुंबई जो है एक्सप्रेस हाईवे बनने लगा आजकल, जिसके ऊपर स्पेशली तुम्हारे जैसे कपल्स जो होते हैं, वो घूमने के लिए निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते हैं? अब नए-नए राइडर होते हैं। अब वो कपल आराम से घूम रहे हैं मस्ती से। कई बार कोई आगे आ गया। ऐसा हुआ था अभी थोड़े दिन पहले इंसिडेंट हुआ था। अचानक से बाइक रोकी, पीछे वाला सीधा दे धड़ाम आगे उससे। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्योंकि ये ऐसे केस नॉर्मली कपल्स में होता है। क्यों होता है पता है? नए-नए कपल्स बनते हैं उनमें होता है क्योंकि वो आराम से अपन जो कोई आदमी होता है ना, नॉर्मल लाइफ वाला होता है बेचारा डर के बैठता है पीछे। कपल्स में अलग ही नया जोश होता है। तो वो ऐसे डर के नहीं बैठते हैं। वो क्या करते हैं सीधा चलो ठीक है, आराम से खुल अचानक से बाइक रोकी, पीछे वाले सीधे आगे। हैं? तो वो किस कारण जहाँ फॉरवर्ड फॉल होता है वो किस कारण होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। बैकवर्ड फॉल किस कारण होगा? इनर्शिया ऑफ ठीक है? समझ में आ गई बात? अच्छा ऐसे पकड़ के बैठते हैं? ओह! बड़ा एक्सपीरियंस तेरे को हैं? अच्छा, अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो साइड फॉल कभी देखा सुना आपने कि साइड डायरेक्शन एक साइड में फॉल जब अपन टर्न लेते हैं किसी जगह, तो अपन को साइड की ओर धक्का लगता है। आप देखना किसी भी गाड़ी में बैठते अचानक से गाड़ी घूमती है ना, तो आपको ऐसे थोड़ा इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो वो रीज़न क्या होता है आपकी बॉडी रेगुलरली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो उसी डायरेक्शन में क्या करना चाहेगी? मूव करना चाहेगी जब तक आपके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाए। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाए, ठीक है? पहाड़ी इलाका हो चाहे कोई भी इलाका हो। हाँ, पहाड़ी में नॉर्मली ऐसा होता है। तो जो एकदम शार्प टर्न होता है, तो शार्प टर्न में क्या होता है, एक हाई फ़ोर्स क्या होता है, बाहर की ओर एक्सर्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। गाड़ी तो इधर घूम के, आपकी बॉडी घूमना नहीं चाहती है, इसलिए आपको क्या करता है, साइड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगता है। तो बैकवर्ड फ़ॉल या बैकवर्ड फ़ोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फॉरवर्ड फ़ोर्स और फॉरवर्ड फ़ॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, साइड फ़ॉल और साइड फ़ोर्स दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गई इनर्शिया का मीनिंग अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है इसका? डायरेक्शन में आप देखो गाड़ी वाला नॉर्मली है और अपन जैसे कोई चीज़ ऐसे करते हैं कि पत्थर है जैसे बाँध रखा है आपने रस्सी से और उसको ऐसे घुमा रहे हो रेगुलरली, तो जब तक वो रस्सी बंधी हुई तब तक वो क्या करता है ऐसे घूमता रहता है। जैसे ही रस्सी टूटेगी तो जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट जो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो इसी डायरेक्शन में पत्थर चला जाता है आगे। वो वापस ऐसे घूम नहीं पाता है। जहाँ से टूटा उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स हट गया और वो उसी डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा? मूव करना। ठीक है? तो वो सेम भी ऐसा प्रोसेस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। इनर्शिया ऑफ इनर्शियल लॉ समझ में आ गया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या देखते हैं? सेकंड लॉ ऑफ नेक्स्ट देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ ठीक है? तो सबसे पहले सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें जानना होगा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड डेफिनेशन वेरी सिंपल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट? का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे एक टेबल है मान लीजिए, इस टेबल पे काँच का ग्लास रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं ऐसे छोटा-सा ये मार्कर या कोई स्टोन गिराता हूँ, तो ग्लास टूटता नहीं है। टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। वेलोसिटी ऊपर से अगर नीचे गिराऊँगा ना, तो आपको पता है कि अगर इस हाइट से मैंने गिराया है, तो चाहे बड़ा पत्थर हो, चाहे छोटा पत्थर हो, दोनों सेम वेलोसिटी से जाएँगे। जाएँगे? सेम वेलोसिटी जाएँगे। तो छोटा पत्थर गिराता हूँ टूटता नहीं है, बड़ा पत्थर से क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा होता है। यही है, दोनों का मास अलग-अलग है। हेवी मास ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया इसको ब्रेक कर दिया और तो जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाता। दोनों सेम वेलोसिटी टकरा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? दूसरी चीज़, अगर एक बुलेट को फायर करते हैं, तो उस गोली को रोकना मुश्किल होता है और वही अगर आप उस बुलेट को क्या कर दो, हाथ से फेंक दो, उसको आराम से आप रोक सकते हो। दोनों की वेलोसिटी अलग-अलग थी, मास सेम था, मास सेम था। तो फास्ट वेलोसिटी को हम रोक नहीं पा रहे हैं और ईज़िली शॉट को रोक पाते हैं, मास दोनों का सेम है। और पहले केस में क्या था, वेलोसिटी सेम थी, मास अलग-अलग था। एक वेलोसिटी ज़्यादा इफ़ेक्ट है और दूसरी वेलोसिटी का कम इफ़ेक्ट है। क्या कारण हुआ है? तो अब यहाँ पे एक्चुअली जब अपन किसी भी मोशन को या फ़ोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपकी एक फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी चाहिए जो मास और वेलोसिटी दोनों को रिलेट करे, दोनों को रिलेट करे। Actually define the stability of object. To define the stability or to define the actual motion of the object, we require two quantities. That is mass of the object and velocity of the object. And that is defined by the momentum. That is defined by the momentum. Heavy mass object, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 2 मास के ऑब्जेक्ट। एक हेवी मास ऑब्जेक्ट है, एक लोअर मास ऑब्जेक्ट है। तो लोअर मास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम कम होगा तो इसलिए वो ब्रेक नहीं कर पाता है। और हेवी मास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, वो ब्रेक कर पाएगा। तो मोमेंटम क्या करता है? ऑब्जेक्ट के मोशन को मास के साथ रिलेट करता है। स्पीड को मास के साथ रिलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वांटिटी। समझ में आई चीज़? ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेलोसिटी कम होना वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो उसको। अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है? वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ से हम लोग सेकंड लॉ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum directly proportional to applied external force. So F directly proportional to dp upon dt. p upon dt. तो F equal to k dp upon, here k is the proportionality constant. k क्या है? proportionality constant है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हम लोग नॉर्मली 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? F equal to dp upon dt. p की वैल्यू कितनी है? m इंटू वी। एफ इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू, ठीक है। अब यहाँ देखो, तीन टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप की प्रॉब्लम बनती है। तो अपने पास क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट मास सिस्टम। कांस्टेंट मास सिस्टम। कांस्टेंट मास सिस्टम में क्या होता है पता है? मास कांस्टेंट रहेगा। जब मास कांस्टेंट तो हम इसमें से m बाहर ले सकते हैं। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? m dv अपॉन dt। dv अपॉन dt लॉज ऑफ मोशन, सॉरी अपने स्टेट लाइन में पढ़ा था। dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m इंटू ए। फॉर्मूला पढ़ता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से बनता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू v बाहर आ जाएगा, dm अपॉन dt। ये तो अपन इन जनरल यूज करते हैं। ऐसा सिस्टम कहीं देखा आपने? ये जो होता है, ये आपका पुली सिस्टम जो होता है या कन्वेयर बेल्ट जो होता है, कन्वेयर बेल्ट,
जानते हो कन्वेयर बेल्ट कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्रीज़ वगैरह में मास को लोड करने में काम आता है। रेलवे स्टेशन वगैरह में वहाँ सब कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। उसमें मास रेगुलरली क्या करता है? वेरी करता है। वेलोसिटी क्या रहती है उसकी? कांस्टेंट। उस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू V dm अपॉन dt। तीसरा इसमें होता है दोनों ही वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ते हैं ना डी बाई डी एक्स अगर दोनों वेरिएबल होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी कैसे करते हैं बेटा पता है? यू इंटू वी में पहले यू एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी एज इट इज डी यू अपॉन मल्टीप्लाई रूल यह होता है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन करने का। एक को एज इट इज रखते हैं दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर दूसरा को एज इट इज रखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम एज इट इज डी वी अपॉन डी टी प्लस ई एज इट इज डी एम अपॉन समझ में आ गई चीज। ये हो गया फोर्स निकालने के 3 तरीके। ठीक है इस तरह से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ फोर्स और यही एक्चुअल लॉ है। फोर्स का सारा कंसेप्ट किस में आ रहा है? इसी सेकंड लॉ में आ रहा है। किसमें आ रहा है? सेकंड लॉ में आ रहा है। तो मोमेंटम ध्यान रखना है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। नाउ सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? के कांस्टेंट यूज करके प्रोपोर्शनल हटा देंगे। तो एफ इक्वल टू के डीपी अपॉन dt। के यहाँ पे जो बाई प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं 1 आता है। कितना आता है के की वैल्यू? 1 आती है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन dt। पी की वैल्यू उनके पास m इंटू वी होती है। अब एन इंटू वी का डायरेक्टली तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले जानना पड़ेगा भाई कौन सा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल है। तो इसमें 3 हमने अलग अलग केस ले लिए। फर्स्ट केस क्या लिया? मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी होता है एसेलरेशन। तो क्या बन गया फॉर्मूला? एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है दूसरी बार हमने क्या लिया? कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम होता है तो इसमें वी बाहर आ जाएगा डी एम अपॉन डी टी। तो वी डी एम अपॉन डी टी। तीसरा ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो उस केस में क्या होगा? जब डिफरेंशिएशन करना होता है टू वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं? u इंटू वी का u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द v तो u dv अपॉन dx प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द u तो u dv अपॉन dx। अब अपने पास यहाँ पे यही किया एक बार m एज इट इज dv अपॉन dt प्लस v एज इट इज dm अपॉन dt। ठीक है तो देखिए बेटा नेक्स्ट जो है ना वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सिंपल कंसेप्ट है उसमें। एक्शन रिएक्शन लॉ उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। अब ये क्या होता है कि हर एक एक्शन का इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन होगा। जितना एक्शन होता है उतना उतना क्या होगा? अपोजिट में उसका रिएक्शन होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक किसी पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा है तो वापस से क्या होगा? ऑब्जेक्ट उसके ऊपर दूसरा फोर्स लगेगा उतना का उतना। अब यहाँ ध्यान देना तो एक्शन रिएक्शन होता है वो हमेशा 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा। एक ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट वापस क्या करेगा? उसके ऊपर रिएक्शन करता है। सेम ही ऑब्जेक्ट में एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट ए है मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। अगर दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं ए बी पे लगा रहा है और बी वापस किस पे लगाएगा? ए पे लगाएगा। तो एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा? एफ बी ए वेक्टर होगा। एफ बी ए वेक्टर होगा। तो अगर चाहे तो हम इसको ऐसे माइनस एफ बी ए तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी एक्शन होता है उसका उतना ही उतना अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। और रिएक्शन बहुत जरूरी है। रिएक्शन हेल्प भी करता है। रिएक्शन हेल्प भी करता है। जैसे मैं चल पा रहा हूँ वो इसी रिएक्शन फोर्स के कारण ही चल पा रहा हूँ अदरवाइज नहीं चल पाता। मैं क्या करता हूँ यहाँ देखो मैंने क्या बोला? एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा हूँ मेरा एक्शन है। अब रिएक्शन क्या होगा? अर्थ वापस मेरे ऊपर फोर्स लगे जैसे मैं इसको पुश करता हूँ पीछे की साइड में तो अर्थ मेरे को वापस आगे की साइड पुश करती है इसीलिए मुझे चलना पॉसिबल होता है। इसलिए चलना पॉसिबल है। हॉर्स राइडर जो कार्ट होती है गाड़ी घोड़ा उसको आगे की ओर खींचता है